पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर संसद में बिल लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा भी उठा रही है। 4 दिनों पहले भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पसमानदा मुस्लिम राजनीति के शिकार हुए हैं। आज हम पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पसमानदा मुसलमानों की बात बीजेपी क्यों कर रही है। 2024 की आहट अगर सुनाई दे रही है तो क्या है बीजेपी के दिमाग में। खास मेहमान जो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद गए, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनके साथ हैं। अतीफ रशीद साहब जो कि प्रेसिडेंट है राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महज के, वो हमारे साथ जुड़ गए। खास मेहमान संजय कुमार जी जो कि जाने माने सिफोलॉजिस्ट है, प्रोफेसर है, को डायरेक्टर है लोकनीति CSDS के, जिन्होंने बहुत सारे आंकड़े भी आज हमें दिए हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। क्योंकि इन आंकड़ों को बहुत करीब से समझना है तो आपको इस 1 घंटे में हम बताएंगे कि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पसमानदा मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के मुद्दे को क्यों छेड़ रहे हैं। तो आइए आपके सामने रखते हैं देश के कुछ ऐसे आंकड़े जिससे आप समझ पाएंगे कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर क्या बीजेपी अपनी नजर कहीं टिका रही है। क्या बीजेपी को यह लगता है कि इस बार अगर नैया पार लगानी है तो हमें नजरें 360 चारों तरफ फैलाने की जरूरत है। सबसे पहला आंकड़ा, देश के पसमानदा मुसलमान आबादी का 85%, 85% है पसमानदा मुस्लिम। 18 राज्यों में इनकी मौजूदगी है। सबसे ज्यादा यूपी में है पसमानदा मुस्लिम। कुल 44 जातियां मुस्लिम समुदाय में हैं। 100 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर इनका असर बताया जाता है। तो मोटा मोटी जो बड़ा आंकड़ा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पसमानदा मुस्लिम्स की चर्चा क्यों की है। अब हम आपको बताते हैं किन 5 राज्यों में कैसे मुस्लिम फैक्टर बड़ा माना जाता है। तो असम से शुरुआत करें। हालांकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहां पर हम असम से शुरुआत कर रहे हैं और आपको बताते हैं 34.22% मुस्लिम है यहां पर असम में। लोकसभा सीट 14 जिन पर प्रभाव है। बीजेपी के सांसद यहां से 9 हैं। इन 14 में सीटों की बात हम कर रहे हैं। अब यही जब आप पहुंच जाइए पश्चिम बंगाल में 27.1% है, लोकसभा सीट 42 और बीजेपी के सांसद यहां पर 17 हैं। नंबर 3 पर पश्चिम बंगाल है मुस्लिम आबादी में। उत्तर प्रदेश आ जाइए, 19.26%, लोकसभा सीट जहां पर 80 सबसे ज्यादा देश में आते हैं और बीजेपी के सांसद 64 पिछली बार यहां पर चुनकर आए थे 2019 के चुनाव में। बिहार पर पहुंचिए, 5वें नंबर पर बिहार है, 16.87%, जहां से लोकसभा सीटें 40 हैं और बीजेपी के सांसद 17। झारखंड 14.53%, एक छोटा राज्य होते हुए भी 6ठे नंबर पर झारखंड है, लोकसभा सीट 14, बीजेपी के सांसद 11। अब हम आपको बता देते हैं 1947 से अब तक पसमानदा मुसलमानों की कितनी रिप्रेजेंटेशन रही है, कितने उनके नेता बन पाए हैं। तो सबसे पहले मुसलमान सांसद जो रहे हम आपको बता दें 400, तो उनमें से पसमानदा सांसद रहे हैं 60। ये लगभग बताता है कि अगर आप अनुपात देखें तो पसमानदा मुस्लिम 85% होते हुए भी उनका रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम समुदाय में बहुत कम रहा है देश की संसद में। अब हम आपको बताएंगे बीजेपी और मुसलमान चुनाव 2009, 14 और 19 का हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए 9 में 4 उम्मीदवार बीजेपी ने दिए थे, 1 की जीत हुई थी। 2014 में 7 उम्मीदवार दिए थे, 1 की भी जीत नहीं हुई। और फिर 2019 में इन्होंने 6 उम्मीदवार दिए थे, जीत 1 की भी नहीं हुई। अब पहुंच जाइए बीजेपी के साथ कितने मुस्लिम। 1999 में भारतीय जनता पार्टी के साथ 7% मुस्लिम थे। मतदाताओं की बात हो रही है यहां पर। 2004 में 7 पर बरकरार रहा, 2009 में 4%, 2014 में इजाफा हुआ, 9% मुसलमान आए बीजेपी की तरफ, लेकिन 2019 में फिर से ग्राफ नीचे लुढ़का और 8 पर ये पहुंचे हैं। वहीं अब कांग्रेस का जरा रिपोर्ट कार्ड देख ले वोट शेयर में, तो कांग्रेस पार्टी को अगर आप 2014 और 2019 में देखेंगे तो सबसे ज्यादा 38% मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ रहा 14 में, और 1 का इजाफा हुआ 2019 में जब
39 मुस्लिम गए कांग्रेस पार्टी की तरफ। अब मुसलमानों का साथ किसे, तो सबसे पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं 14 और 19 में कांग्रेस के साथ 38, बीजेपी के साथ 9, 2019 में 39 और 8 का मामला रहा था। अब जल्दी से आते हैं मुसलमानों की पसंद कौन, तो जम्मू कश्मीर से इस बार हम शुरुआत कर रहे हैं। याद रखिए सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी जहां पर बहुसंख्यक है मुस्लिम, वो है जम्मू कश्मीर। यहां पर पीडीपी को साथ देते हैं 34% मुस्लिम, एनसी को यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी को 30, वहीं कांग्रेस को 17%। उत्तर प्रदेश पहुंचिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर 65% और बीएसपी को 19%। यहां पर मुस्लिमों का वोट बढ़ जाता है, इसीलिए यहां पर उनकी रिझाने की कोशिश ज्यादा होती है। महागठबंधन बिहार में ले जाता है 75% वोट मुस्लिमों का और एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 6%। अब पहुंचिए असम पर, जहां कांग्रेस को 42 तो एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल वाली पार्टी को 36%, 42 और 36%। अब पहुंचिए गुजरात, गुजरात में कांग्रेस को 46%, 46। तो वही दिलचस्प है कि शायद पूरे देश में गुजरात ही एकमात्र राज्य है जहां पर 26% मुस्लिम बीजेपी को वोट देते हैं, 26%। अब पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां पर टीएमसी को 51% मुस्लिम, लेफ्ट को 24%, कांग्रेस को 14%, यानी यहां पर मुस्लिम मतदाता बढ़ जाता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 53%, आधे से ज्यादा, एनसीपी को 16%, बीजेपी को महज 12%। अब पहुंच जाइए जल्दी से आप भारत के मैप पर राज्यों में मुस्लिम आबादी को देखने और समझने के लिए, जिसमें आप देख लेंगे कि बहुसंख्यक है जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मतदाता 68.13, असम दूसरे नंबर पर 34.22, पश्चिम बंगाल 27% के आसपास, यूपी में 19, उत्तराखंड में 13.95, लगभग 14%, बिहार में लगभग 17%, राजस्थान में 9%, और इसी के साथ गुजरात में 9% के आसपास, मध्य प्रदेश में 7%, महाराष्ट्र में 12%, झारखंड में 15%, कर्नाटक में 13% और केरल में 25.56%, यानी लगभग 12.5%। पसमानदा मुस्लिम सबसे ज्यादा बिहार और उससे भी ज्यादा केरल में 90% हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में आप देखें तो 56%। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और प्रेम शुक्ला जी, 2024 करीब आया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 4 राज्यों के, तेलंगाना में भी 19 राज्यों के चुनाव आए, तो पीएम को और बीजेपी को पसमानदा मुसलमान क्यों याद आए, क्या वजह? भारतीय जनता पार्टी का तो दर्शन ही अंत्योदय है, और जब आप कहते हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, और आप सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में भी कहते हैं कि मुसलमान इस देश का दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। हाँ। अब अगर मुसलमानों में भी 85% पसमानदा सबसे पिछड़ा हुआ है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में हमें सबसे पहले किसका विश्वास अर्जित करना चाहिए, सबसे पहले हमने किसका विकास करना चाहिए, सबसे अधिक हमने किसके लिए प्रयास करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर पसमानदा के लिए करना चाहिए। एक सवाल है सर, हिंदुओं को कहते हैं कि जाति भूलिए, धर्म को याद कीजिए, सब एकजुट हो जाइए, और मुसलमानों को कह रहे हैं कि जाति देखिए अपना। अच्छा, जहां जाति होनी ही नहीं चाहिए थी, अल्लामा इकबाल कह रहे थे, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई रहा बंदा न कोई बंदा नवाज। और आप जो हैं 85% पसमानदा को उसका हक भी नहीं देंगे। 400 में से सिर्फ जो है कितने चुनकर आज तक आए हैं, तो 60, जबकि होना चाहिए था 320 कम से कम उनके अधिकार के अनुसार। तो जिनको कुचला है उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए। आपने कुचला है अखिलेश जी, इसीलिए वो न्याय दिलाने आए हैं, और वो कह रहे हैं कि पीछे रह गए हैं, जबकि 85% पसमानदा मुस्लिम है। जी, 9 साल तक तो सिर्फ मित्र याद आए। अब जो है जब पता लग गया है कि झोला उठाने का समय आ गया है, तो अब अपना इधर उधर प्रयास करता है। दिख रहे हैं जैसे डूबता व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढता है, उसी प्रकार से नाना प्रकार के सहारों की खोज में लगे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब पसमानदा याद आ रहे हैं, तो तरह तरह की याद आएंगे, साल भर देखिएगा ऐसे ऐसे चीजें ले आएंगे और बताएंगे कि हमें इनके लिए करना है। इनके मंत्रिमंडल में है कोई मुस्लिम मंत्री भारत सरकार में? मुझे क्यों देख रहे, पूछिए। नहीं, वो बता रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा में कितने लोग हैं? एक संभव सही पकड़ लिए
85%। अगर उनको अभी तक उनका हक नहीं मिला है, अभी तक सही आप करेंगे, 9 साल तक अगर नहीं दिया है तो 1 साल में वो समझ रहे हैं कि किस लिए हम याद कर रहे हैं। वो समझ गए हैं, सब कोई समझ रहा है, सब कोई समझ रहा है कि क्या स्वार्थ है आपका। 9 साल तक सिर्फ हम दो और हमारे मित्र, उसके अलावा कोई दिखा नहीं देश में। अब हर लोग दिखेंगे धीरे धीरे धीरे। अभी थोड़ी देर बाद पसमानदा में बोल जाएंगे, किसी और को पकड़ेंगे, क्योंकि लगेगा कि ये तो समझ रहा है यार, मेरे बहकावे में नहीं आ रहा है, फिर किसी और पे ट्राई डालेंगे, कहीं और घटिया लगाएंगे, बताएंगे कि भैया चारा दिखाने के लिए। तो अब लोग समझ चुके हैं, 9 साल से यही देश देख रहा है। हर चुनाव में नया नया दुखड़ा और मुखड़ा लेके जो आते हैं, लोग उसको पहचान चुके हैं। अब कहीं पे भी अब इनको तिलक नहीं लगने वाला है, चाहे प्रदेश के चुनाव चाहे देश के चुनाव। 9 साल गुजरात में 26% मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है, उसका क्या मतलब? अरे देता था, अभी लोकसभा में देखा मुस्लिम ने, हम सबकी बात कर रहे हैं, कहीं नहीं जीतनी है बीजेपी। अच्छा, इनके पास अगर अपना सरकार की उपलब्धियां होती तो वो सरकार की अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते। चलिए अनुराग जी, हाँ अनुराग जी, जरा ये नंबर देखिएगा जो हम लोग दिखा रहे हैं कि मुस्लिम आबादी में पसमानदा मुस्लिम कितने हैं, हर राज्य का वो आंकड़ा हमने निकाला है। तो चाहे वो ऑल इंडिया देख लीजिए, जहां पर आप देख रहे हैं 52 और ओबीसी मुस्लिम 48% है। ये जो पसमानदा है उसमें हमने पसमानदा और ओबीसी मुस्लिम को कंबाइन किया है। वहीं पर अगर आप पहुंच जाइए उत्तर प्रदेश में तो 56% से ज्यादा है। चाल बीजेपी की तरफ चले गए तो क्या कीजिएगा? वैसे ही मायावती जी की भी तरफ थोड़े जाते हैं, इस बार फिर बट गए तो। भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है, जो तरीका है, वो हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। जब उनको किसी की सदस्यता लेनी होती है तो जात की बात करने लगते हैं। वैसे कहेंगे जाति जनगणना की हम बात करेंगे तो उसका विरोध करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को खुद ही नहीं पता उसे जाना कहां है, क्योंकि वो हार के डर से इतनी खड़बड़ा गई है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है। जो उनको पता चलना चाहिए था उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे। उनको ध्यान देना चाहिए था कि देश की जनता किस बात से परेशान है। देश की जनता आजकल किस बात से परेशान है पता? ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देख पा रहे हैं ना शुक्ला जी, देख रहे हैं ना? ये कितना है? 100 रुपए पार कर गया ये टमाटर। ये टमाटर आपको हराएगा 2024 में, चिंता मत कीजिए। ये टमाटर जो आपने 120 रुपए से 120 रुपए जो हुआ है ना, ये आपको आईना दिखा रहा है। ये है महंगाई देश की, कि किस तरह से महंगाई आपने देश में बढ़ाई है कि टमाटर तक 120 रुपए हो गया है। कमाल है भाई। अच्छा, टमाटर वो दिखा रहे हैं आपको, आपके सलाद में आजकल टमाटर है या गायब हो गया? सलाद में भी, देश की सलाद में भी है, लेकिन इनको टमाटर और अंडा लेके जो है आपके घर आ रहा है बार जनता निश्चित तौर पर भारत में सब जगह आ रहा है। और मानसून के समय आज से नहीं, मैं 1990 से देख रहा हूँ, बरसात में सब्जियां महंगी होती है। सेंचुरी कितने चीजों की सेंचुरी मरवाइएगा? चलिए एक बार संजय जी से ले लें। संजय जी, क्या बीजेपी अगर पसमानदा मुस्लिम, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, क्या मुस्लिम मतदाता अगर वो पसमानदा और टारगेट करें उसी के साथ ओबी मुसलमान को, क्या वो बीजेपी को वोट दे देगा 24 में? इस बात का अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है अंजना जी कि 2024 में वोट दे देगा या नहीं देगा। लेकिन आपने कई चुनाव के आंकड़े पेश किए, उससे स्पष्ट है कि बीजेपी को तकरीबन 7-8% मुस्लिम वोट मिलता रहा है, कभी 7 कभी 8। तो इतना तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में भी ये आंकड़ा तो बरकरार रहेगा। बहुत नीचे जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मुझे नहीं लगता कि बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं में अपनी कोई पैठ बना पाएगी। नहीं बना पाएगी। फिर प्रेम शुक्ला जी काहे का इतना मेहनत कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो हर किसी का विकास करना चाहते हैं ना। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम जातियों को बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, हम सबके विश्वास की राजनीति करते हैं। हमारा ये नहीं है कि अगर जो है इस इलाके में हमको वोट नहीं मिला तो उस इलाके को फंड ना दे, ये व्यवस्था नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी समग्र देश का व्यापक विकास की पक्षधर है और जो सबसे पिछड़ा हुआ है उसके विकास के लिए कटिबद्ध है। आतिफ जी, आप लोग क्या उम्मीद, प्रधानमंत्री की बातों से आप लोगों को लग रहा है कि कुछ हो जाएगा? क्या होगा, मतलब क्या सोच रहे हैं? अगर पीएम ने कहा कि अन्याय हुआ है, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की और पसमानदा मुस्लिम्स की बात की, इससे क्या हासिल? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि आप तो इसको 75 साल बात कर रही हैं। 75 साल बात नहीं है, ये समस्या 800 साल है। 800 साल से इस देश का पसमानदा मुसलमान दरअसल वह मुसलमान है जो भारतीय मूल का गैर हिंदू दलित है। जो भारतीय मूल का गैर हिंदू दलित है, उस मुसलमान की समस्या को समझना और उसको इस देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से, इस देश के सबसे बड़े नेता ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए इस मुद्दे को उठाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और देखिए,
मैं यहां पर चर्चा कर सकता हूं 1947 से पहले का भी, लेकिन 1947 से पहले की करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में 75 साल हिंदुस्तान में जब जब पसमानदा मुसलमानों के हितों की बात हुई है, उनके राजनीतिक और उनके सामाजिक और उनके आर्थिक हिस्सेदारी की बात हुई है, तब तब उनको टमाटर में उलझा दिया गया है, तब तब उनको जो है बाबरी मस्जिद में उलझा दिया गया है, तब तब उनको जो है शाबानों में उलझा दिया गया है। टमाटर आपके मैं देखिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं अपनी बात कह देता हूं। जब जब हमारी आपके अभी आपने बताया इस चैनल पे कि 400 सांसद बने हैं, आबादी हम लोगों की 85% है, हम लोगों की हिस्सेदारी 60 सांसद। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 125 सीटें जीती हैं विधानसभा में, और वो 125 सीटें वो हैं, मैं इस मंच से कह रहा हूं, बिल्कुल शुक्ला जी भी खड़े हुए हैं यहां पर, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मुसलमानों ने इतना एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इतना कभी नहीं दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा वोट मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को दे दिया, और इतना एक तरफा दिखलाया कि जो बहुजन समाज पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से या किसी और पार्टी से कोई पुराना जीता हुआ विधायक चुनाव लड़ गया तो उसको 500 और 1000 वोटों में निपटा दिया। परिवार के लोगों ने वोट नहीं दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी इस स्थिति में पहुंची कि समाजवादी पार्टी राज्यसभा में 3 सांसद पहुंचा सकती थी। एक सांसद किसको पहुंचाया? एक सांसद पहुंचाया कपिल सिब्बल, एक सांसद पहुंचाया जयंत चौधरी, और एक सांसद पहुंचाया उसी 15% अशराफ में से। जबकि आपने खुद अपने चैनल में से बताया कि यहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पसमानदाओं की आबादी, आपको 125 सीटों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका उन पसमानदा मुसलमानों के वोटों की, लेकिन आपने उनको उनमें से एक भी आदमी नहीं मिला। उनकी शिकायत चूंकि भदौरिया असल में तो हम भदौरिया नहीं, मेरी भदौरिया जी से नहीं है, उनको भी मेरी हर उस दिखा सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी से शिकायत है कि जब हम अपने हिस्से की बात करते हैं, जब हम राजनीति, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में वोट दिया कि नहीं दिया। एक पसमानदा मुसलमान दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया ना, उत्तर प्रदेश में वोट दिया कि नहीं दिया। अशफाक सैफी को अल्पसंख्यक आयोग का, एक लोहार बड़ी समाज के एक व्यक्ति को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया ना। आप पार्लियामेंट में हमारे सदस्य की बात कर रहे हैं, राज्यसभा गुलाम अली खटाना, अति पसमानदा मुसलमान को एक वहां से जम्मू कश्मीर से उठाया, राज्यसभा भेज दिया ना। आप बताइए, आपको वोट देते हैं, आपने कितने भेजे? अपनी बात बताइए ना। देखिए, उनको भी आप उन पर उंगली मत उठाइए। एक सेकंड, लगातार मत बोलिए प्लीज। देखिए सवाल क्या है। देखिए सवाल, चूंकि इस देश के अंदर में एक सरकार है, जो सरकार लगातार अत्याचार करती जा रही है, चाहे माइनॉरिटी पर उसने अत्याचार किया हो उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर में, और समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सीना चौड़ा करके खड़ी होती है कि आप क्यों अत्याचार कर रहे हो, भागे साइकिल लेकर, भागे आप साइकिल लेकर। अरे जवाब तो दीजिए। जवाब तो दे रहा हूं, और क्या ये जवाब नहीं है? मुस्लिम्स के बारे में क्या पता है? मैं पूरे मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी डिवाइन रूल करना चाहती है। हो सकता है कि वो अपने एक आपसे नहीं बोल रहा हूं, आपके बीच में नहीं बोल रहा, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला, बीच में मत बोलिए, इसलिए एजेंडा में चलाई, मैं अपनी बात कह लूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा से समाज के अंदर में विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, और हम लोग माइनॉरिटी से लेके मेजोरिटी की सबका ख्याल रखने वाले लोग हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी है जो समाज के विकास की राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जो डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। पहले उन्होंने हिंदुओं के अंदर में किस तरह से इनको बांटा जाए, कि कैसे वोट लिया जाए। अब उससे उनको लगा कि सब एक हो गए, इनके खिलाफ हो गए, सारा विपक्ष गठबंधन बन गया। अब वो सोच रहे हैं कि आप मुसलमानों के अंदर कैसे हम डिवाइड एंड रूल करें, लेकिन वो इस चीज को भूल जाते हैं कि देश की जनता इतनी होशियार और जागरूक हो चुकी है कि आपके डिवाइड एंड रूल वाले फॉर्मूले पे नहीं आने वाली है। ये सारा समाज, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ मुसलमान नहीं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, बौद्ध, सब ने तय कर लिया है कि इस बार देश से भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। आप उनकी उनकी शिकायत है उस पर आप जवाब देंगे? देखिए, इनके हिसाब से तो जैसे लगता है कि बीजेपी के मंत्रिमंडल में तमाम मुस्लिम मंत्री हो, केंद्र की सरकार में तमाम सेक्रेटरी जैसे मुस्लिम हो, और प्रदेशों में जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि दूसरे दलों में मुस्लिम समाज को एकदम निगलेक्ट किया है और बीजेपी ने आपके हिसाब से बड़ा अच्छा किया, तो ठीक है, आपको मुबारक हो। लेकिन हम इसमें नहीं फंसने वाले हैं,
क्योंकि यही टैक्टिस है इनकी कि छोटे छोटे डिवाइड एंड रूल बांटो और राज करो और लड़ाओ और राज करो। आप इस देश से जो वादे करके आए थे, आप इस देश के लिए जो कह के आए थे, जो रोजाना कहते थे, उस पे आज कहां? महंगाई कहां है? बेरोजगारी कहां है? गरीबी कहां है? सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए पूरे देश की संपदा, पूरे देश की संपदा सिर्फ दो लोगों के लिए। इस देश को नेता चाहिए, विक्रेता नहीं चाहिए कि जो सब कुछ बेचता चले। सिर्फ विक्रेता की छवि बना के रखी है आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, और अब गुजरात तक के नेता हैं वो। पूरे देश में अंजना जी उनका ऑरा खत्म हो चुका है। आज की तारीख में कुछ भी बोलेंगे या बोलते हैं, लेस मात्र भी उनका विश्वास को नहीं करता है। भले मजबूरी के कारण उनके पार्टी के लोग उनके हाँ में हाँ मिलाते हो, लेकिन उनकी अंतरात्मा भी कहती है, जरूर कहती होगी कि यार ये तो सिर्फ सब्जबाग दिखाते हैं। कुछ किया होता 24 के पहले आप जो पसमानदा मुस्लिम कह रहे हैं, कितने मंत्री हैं आपके मुस्लिम? पहले मैं उनका उत्तर दे दूं। 20 लाख करोड़ रुपए लूटने वाली लुटेरी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेगी, जिसने 2G 3G जीजाजी जीप घोटाले से लेकर जो है पनडुब्बी घोटाले तक, ऑगस्टा वेस्टलैंड तक, जिन्होंने घोटाले ही घोटाले किए। अब जो घोटाले रोक दिए गए तो घोटालों पर ये बोलेंगे बात। वापस आइए सर टॉपिक पे। अब नहीं, चूंकि उन्होंने बोला, इसलिए मुझे उत्तर देना। मुस्लिमों की चिंता थी, आप मंत्री बना देते हैं, आप उनको टिकट दे देते हैं। क्यों नहीं देंगे टिकट? देंगे, हाँ देंगे ना। आज भी गुलाम अहमद सांसद जो है वो पसमानदा है। इन्होंने आज तक जो है गुलाम जम्मू एवं कश्मीर में किसी भी ट्राइबल को दिया था क्या? पूछ लीजिए इनसे, पूछिए, बगल में खड़े हैं। किसी ट्राइबल को दिया क्या? ट्राइबल को अधिकार दिया क्या? SC ST को अधिकार जम्मू एवं कश्मीर में दिया क्या? पूछिए ना इनसे। कितने पसमानदा को इन्होंने दिया? पूछ लीजिए इनको। हम बता रहे दानिश अंसारी का नाम उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाने का नाम स्वयं आतिफ जी ने किया, बताया। मैंने तो दावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना। स्वयं पसमानदा समाज का व्यक्ति बता रहा है कि दानिश अंसारी को उत्तर प्रदेश का मंत्री, जबकि आपके चार्ट में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कितना मुसलमान वोट दे रहा है? आपके चार्ट में नहीं है, फिर भी हम जो है खड़े हैं पसमानदा के साथ। लेकिन इनसे पूछिए कि कितने पसमानदा को इन्होंने मंत्री बनाया, कितनों को टिकट दिया, कितनों को इन्होंने आगे बढ़ाया। ये सपा भी बताया, बस कांग्रेस भी बताया, क्योंकि आपके हिसाब से वही मोटे तौर पर अगर इन आंकड़ों को देखें तो हमारे दर्शकों को समझाइए कि वो इसका क्या मतलब निकालें, क्योंकि शायद बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है कि 44 जातियां हैं, पसमानदा मुस्लिम्स के क्या इश्यूज हैं उनको भी नहीं पता था। शायद उस दिन पीएम के बोलने के बाद कई लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल, ये जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है इन आंकड़ों के सहारे? ये आंकड़े क्या हैं? ये एक तरह से प्रमाण है। ये प्रमाण क्या बता रहे हैं कि देश में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, 14% जो आबादी है, उसमें एक बड़ी आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। अगर हम आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें तो वो पिछड़े दिखाई पड़ते हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर भी। 15% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो ज्यादातर सारे जो जो पॉलिटिक्स में भी उन्हीं का वही आगे हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि भले ही हम ये देख रहे हैं राज्यवर राज्य देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन बीजेपी के लिए वोट नहीं कर रही, लेकिन जो कुछ भी यहां कुछ प्रमाण लेके आए, कंटेस्टेशन किस बात की है? यह कहा जा रहा है कि जब बीजेपी का शासन नहीं था, जब मुस्लिम समुदाय के वोटर या तो कांग्रेस को वोट कर रहे थे, रीजनल पार्टियों को वोट कर रहे थे, और तमाम ऐसे राज्य थे जहां पर मुस्लिम समुदाय का वोट रीजनल पार्टियों को या कांग्रेस को जाता रहा। लेकिन पसमानदा समुदाय के लोगों के बीच में शायद ये नाराजगी है कि वोट तो हमने आपको दिया, आप हमारे वोट के बदौलत शासन, उन्होंने आपने कोई 70 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, लेकिन हमें हमारा हक नहीं मिला। ये आंकड़े बता रहे हैं कि रिसेंटली जो 2-4 नामों का जिक्र किया गया, चाहे वो जम्मू कश्मीर से या बीजेपी के बारे या यूपी का जिक्र किया जा रहा है, यह हो रहा है कि भाई मुस्लिम समुदाय ने भले ही बीजेपी को वोट नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ जस्टिस पसमानदा मुसलमान के समुदाय के लोगों के लिए अगर किया है तो बीजेपी नहीं किया है। आतिफ एक सेकंड, एक सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि जो मुसलमान है इस देश का, उसकी शिकायत बीजेपी से ये है कि आपकी पॉलिटिक्स, आपकी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द रहती है। आप मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं। अब टारगेट करने के लिए आपने नया हथियार यूसीसी को बनाने की सोच ली है, लिंचिंग को लेकर, और तरह तरह के लोगों की शिकायत रहती है जो मुसलमान आबादी है इस देश की। आपको लगता है उसमें से पसमानदा जो सबसे बड़ा, लगभग 80% अगर हम मिला ले अदर बैकवर्ड को भी, तो सारा मिलाकर लगभग 85% मुस्लिम है, वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, बीजेपी पे भरोसा कर लेंगे कि बीजेपी उनका विकास कर देगी?
अंजनी जी, जो कि टिकट नहीं देती है अपनी अलग अलग राज्यों में। एक तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियां जो हैं वो अलग अलग नामों से पहचानी जाती हैं। आप पसमानदा मुसलमानों की देश भर में लगभग 100 बिरादरियां हैं जो उत्तर प्रदेश में अलग नाम से पहचानी जाएगी, जैसे गद्दी हैं, दिल्ली में वो झोजा कहलाते हैं, ठीक है ना जी। ऐसे वो अपने काम से अपने पेशे से पहचाने लेकिन जाते आपका रिलीजन तो इस्लाम है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल तो है। आप मुस्लिम वोटर ही कहलाएंगे। देखिए आप मुस्लिम की, अब फिर आप मैं मेरे वही बात सवाल कर पे रहा हूँ। आइए देखिए जरा। मैं क्या कर रहा हूँ, आप यही बताना चाह रहा हूँ। आपको सन बीजेपी से 47 कोई शिकायत नहीं है। सन 47 से लेके आज तक जब भी हमने अपनी शिक्षा की बात करी, हमने अपने रोजगार की बात करी, हमने अपने स्वास्थ्य की बात करी, हमने अपने राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करी, हमने भागीदारी की बात करी, तभी हमारी आंखों पर एक चश्मा लगा दिया जाता था कि साहब ये लो मजहब का चश्मा पहन लो, और मजहब का चश्मा पहनकर आप बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ो, आप शाहबानों की लड़ाई लड़ो। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे किसी भी बड़े नेता से मैं कहता हूं आप मेरे पास आइए, बैठकर बात करिए कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रॉब्लम क्या है। वो बताएंगे 4 शादियां प्रॉब्लम है, वो बताएंगे 3 तलाक प्रॉब्लम है, वो बताएंगे हलाला प्रॉब्लम है। क्या यही इस्लाम रह गया है क्या? अब यही इस्लाम रह गया? मैं बताता हूं, मैं बीइंग ए मुस्लिम मैं बताता हूं, इस्लाम है कलमा पढ़ना, नमाज, रोजा, हज, जकात, ये है इस्लाम। आप हमको अटकाइए मत, लटकाइए मत, भटकाइए मत। जो मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, आप महंगाई पर बात करनी है, भाजपा सपा कांग्रेस के प्रवक्ता बात करिए, मैं बात कर रहा हूं पसमानदा मुसलमानों के हिस्सेदारी की। बताइए मुझे समाजवादी पार्टी के लोग कि आपने क्यों नहीं एक पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा भेजा? बताइए कांग्रेस के नेता मुझे बताइए आपने उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज दिया, आपको क्या उत्तर प्रदेश में कोई पसमानदा मुसलमान नहीं मिला? उत्तर प्रदेश में 88% पसमानदा मुसलमान है। आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के लिए बिल्कुल खुले हैं, कोई भी आरोप लगाइए, लेकिन मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने % मुसलमानों ने वोट दिया? लेकिन दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाकर सबका विश्वास अर्जित किया गया। मैं आतिफ रशीद, मैं अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाऊं जी, मुझे किस उस आधार पर बनाया गया? आपकी सरकारों में, आयोगों में, बोर्डों में, कमेटियों में, अभी उसके आंकड़े तो निकालिए अंजना जी, आयोगों में, बोर्डों में कितने लोगों को। अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं, बीच में अंजना जी इतना अच्छा है अल्पसंख्यकों के मुसलमानों के लिए भाई बता रहे हैं, खाम मोदी जी परेशान है, आप बता रहे हैं कि उसके लुभाने की बातें कर रहे हैं। ये जानकारी साहब को नहीं है क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना गुडी सब कुछ है, घर वापसी अभी पेंडिंग में पड़ी है। देखिए फिर अटका बीच में मेरे भाई अरे सुन तो लीजिए, अब ये घर वापसी थोड़ा नहीं, थोड़ा रुक में ले जाएंगे, शाहबानों में ले जाएंगे। अब आप ही को बोलना, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनिए, देखिए बीच में मत बोलिए सर, आपका नाम घर वापसी अभी पेंडिंग में है। सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना पड़ा इस देश में कि हेट स्पीच पे जो प्रदेश सरकार ने पहले 3 राज्यों को दिया, फिर पूरे देश को, कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, तो बिना पूछे बिना किसी कंप्लेंट के FIR होगी और वो अरेस्ट नहीं हुआ तो वहां के DG और वहां के होम सेक्रेटरी को जिम्मेदारी मानी जाएगी। ये जो सरकार को करना काम था वो काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा, और साहब खाम का लुभाने में लगे, हमारे भाई साहब बताने सब अच्छा झूठ मूठ इतना सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, राजस्थान में जो कन्हैया का गला काटा गया नारा लगाकर, किसके आदमी है कन्हैया? किस संस्था से जुड़े हुए हैं? जिसने हत्या की, वो जो फरार है, उन्होंने दावा किया कि राजस्थान पुलिस ने नहीं, NIA ने गिरफ्तार किया। राजस्थान पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। ओह, NIA ने गिरफ्तार किया है? क्यों किया है? कौन है वो किस संस्था से है? सरेआम किसके लिए काम करते हैं? उनका पूरा जो सोशल मीडिया हैंडल है दिखा दीजिए चैनलों पे, वो क्या है, किस लिए है, इस देश क्या करते हैं? हाँ वही, इस देश के अंदर में पूरा हिंदुस्तान जानता है, और अंजना जी आप भी जानते होंगे, हो सकता है आप ना बोलें और कोई ना बोले, नफरत की राजनीति अगर किसी ने की इस देश के अंदर में तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये देश कभी नफरत की राजनीति पे नहीं चला था, देश हमेशा विकास की राजनीति करता था, जोड़ने की बात करता था। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अनेकता में एकता हमेशा से रही है, हर आदमी एक साथ मिलकर रहा है। यहाँ ईद भी बड़ी खुशी से मनाई जाती है, तो दिवाली भी उतनी खुशी से मनाई जाती है, तो गुरु नानक की जयंती भी मनाई जाती है, तो हम यहाँ पे क्रिसमस भी मनाते हैं,
बौद्ध के अपने फेस्टिवल मनाते हैं, जैन भी अपने फेस्टिवल मनाते हैं, कभी किसी की दिक्कत नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी चूंकि उनको सत्ता से प्यार है, सत्ता के लिए देखिए किस तरह से अब दूसरी में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां भी कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे माहौल बनाया जाए जिससे कि एक माहौल देश के अंदर बने और ऐसा माहौल हम बनाए जिससे फिर दोबारा से फिर हम सबको आपस में नफरत की बात करके दोबारा सत्ता पे काबिज हो जाए। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस हिंदुस्तान की पूरी जनता, हर जाति धर्म की जनता एक हो चुकी है। अब कितनी भी कोशिश कर लीजिए इधर से उधर से लड़ाने भिड़ाने की, कितनी भी कोशिश कर लीजिए नफरत की राजनीति की, लेकिन नफरत की राजनीति इस बार हारेगी 2024 में। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, महंगाई इस बार हारेगी, बेरोजगारी हारेगी। अगर हिंदुस्तान में कोई जीतेगा तो हिंदुस्तानी जीतेंगे, जो अपने जिनको इतने दिनों से 9 साल से जो आपने बहका के रखा है, सपना दे के रखा है, जिनकी किसान की जो आपने इनकम दुगनी करने की बात की थी, दुगनी नहीं की। महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुआ, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में देखने को मिला है। जो देश के लिए मेडल पदक जीतने वाली महिलाओं को किस तरह से रोड पे घसीटा गया है, यह हिंदुस्तान भूलेगा नहीं। इसको हिंदुस्तान की महिलाएं याद रखेंगी और 2024 में इसका जवाब मिलेगा। वो कह रहे हैं नफरत फैलाने वाली राजनीति इस देश में अगर पिछले 9 सालों से हो रही है तो आपने की है, मुस्लिम आप पर कभी बिलीव नहीं करेगा, अन्य मुद्दों पर जनता वोट करेगी। नहीं, नफरत फैला रहे हैं वो, लेकिन इनकी मोहब्बत तो देखिए कि शफीकुर रहमान बर्क को तालिबान से मोहब्बत है। अबू हासिम आजमी कंधार विमान अपहरण कांड के अपहर्ताओं की मदद में खड़े हो जाते हैं। अबू हासिम आजमी मुंबई बम कांड के अभियुक्त, उनसे इनको मोहब्बत हो जाती है। इनकी मोहब्बत है याकूब मेमन, जिसने सैकड़ों हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया। उस मौत के सौदागर के समर्थन में अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चलते हैं। ये तो मोहब्बत। और जिसने रामलला पर जो है बमकांड किया, जिसने श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फोड़ा, उन आतंकवादियों को छोड़ देना क्योंकि वो मुसलमान है, ये इनके मोहब्बत का पैगाम था। और एक उनके बगल में और मोहब्बत की दुकान वाले खड़े हैं। अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सपूत प्रियांक खड़गे ने कहा, कहीं गाय कट रही हो बकरीद के दिन और कोई विरोध करना है तो उसको पीटना, यानी गाय काटने वाले को पीटना, ये मोहब्बत की दुकान है। प्रियांक खड़गे का निकाल लीजिए, प्रियांक खड़गे का बयान निकाल लीजिए, बयान निकाल लीजिए, मैं दिखाने को तैयार हूँ। प्रियांक खड़गे का बयान। जवाब तो मुझसे अरे तो बीच में चिल्लाने लगे, क्या हो गया आप लोगों को तो साथ चलना तो है। आपके भाई को रोका जा रहा था। ये कांग्रेस और सपा के लिए जो है खुली बाजार है, ये चीखें चिल्लाए। कौन से भाई को? पसमानदा को यहाँ भी तो पाए। अरे ये बिल्कुल नहीं क्या चलेगा। बात है, अरे बिल्कुल नहीं बाप रे, चलेगा। क्या मोहब्बत है। पसमानदा से तो सत्ता की करेंगे ये मोहब्बत मोहब्बत। इतनी तेज हम हो तो गई। जो है याकूब मेमन से नफरत करेंगे, दाऊद इब्राहिम से नफरत करेंगे, जिनसे चंदा लेते हैं आप। समाजवादी पार्टी जिस दाऊद इब्राहिम से चंदा लेती है और जिसका कांग्रेस चिल्ला रहे, आप अंग्रेज जी सपा के लिए नहीं है, सपा के लिए रोकने के लिए नहीं है। अगर ये अनुराग सच है जी, तो आप बीच में मत अगर ये सच है तो आपके बीच में उन्होंने बोला क्या? जवाब दे रहा हूं ना। नहीं, मैंने आपका नाम लिया क्या? लिया था आपने, बोला, नहीं, बोलो। मैंने अखिलेश प्रताप सिंह बोला। बीच में मत चिल्लाइएगा आगे सुनिए, से। देखिए अब ये झूठ बोल रहे हैं कर्नाटक के हमारे खड़गे जी मंत्री जी को लेकर के, एकदम झूठ बोल दिखा रहे रहा हूं, हैं। दिखा रहा हूं। उनका लिए बयान सुनिए, सुना एक दीजिए। मिनट, पहले उनको बोलने उनको दूसरी बात, ये काफी राम भक्त गौ भक्त हैं। जहां वोट मिले वहां मम्मी मम्मी, जहां खाने को मिले वहां यम्मी यम्मी। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक गौ मांस खाते हैं। बीच फिर बोले नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक यम्मी यम्मी गौ मांस बीच खाते बीच में हैं। नहीं, इंदिरा गांधी ये ने- मम्मी मम्मी कहाँ से है? यम्मी यम्मी। हाँ, गाय के लिए। अच्छा इनके मंत्रियों के अच्छा, सबके गाय। वही तो मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में इनके अध्यक्षों से लेकर सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, देश में इंदिरा जी ने श्वेत क्रांति दी, हरित क्रांति दी, राजीव जी ने आईटी क्रांति दी, मनमोहन सिंह ने उदारता और नरसिम्हा राव जी ने आर्थिक क्रांति दी, साहब ने, हमारे मोदी जी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की क्रांति दी। वो लग गए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कट पेस्ट फोटो साहब का अपने थीसिस निकालने में। तो ये इन प्रधानमंत्रियों की देन है इस देश को। आज ये देश इस सब चीजों को समझ चुका है। झूठ, फरेब, कट पेस्ट, जो इनसे असहमत है वो गद्दार है, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, वो चाहे वो कोई हो, किसान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों, अगर आप इनसे मतभिन्न हैं, इनसे अलग हैं, इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, तो फिर आपको इस देश में नाना प्रकार के इस तरह से नवाजा जाएगा कि जो लोकतंत्र में कभी
स्वीकार ही नहीं किया सकता। और लोग इस चीजों को समझ चुके हैं, खुद ये उसी तरह के हैं। इनके अध्यक्ष कह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उपाध्यक्ष कह चुके हैं। क्यों नहीं जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं जिसके बलबूते पे आते गौ हत्या क्यों नहीं वहां रुकवा रहे हैं? क्योंकि इनके लोग खुद गौमांस खाते हैं। कई बार इनके लोगों के बयान भी आते हैं, अनुराग भगवान राम को बताते हैं। शिलान्यास भी, अरे पंडित ज्ञानी शंकराचार्य महंत नहीं रहे क्या कि राम मंदिर का शिलान्यास भी साहब करेंगे, उद्घाटन भी साहब करेंगे, रेल के झंडी भी दिखाएंगे, डब्बे की झंडी भी दिखाएंगे, प्लेटफॉर्म की भी दिखाएंगे। भाई कुछ काम हमारे आध्यात्म के धर्म के बटे हुए हैं। कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है, अंजना जी मैं अपनी बात पूरी करूं। बोलिए आप अपनी कमाल की बात यह है, अब मैं बात पूरी, कमाल की बात है कि सारा कुछ आतंकवादी इन्होंने बता दिया, समाजवादी पार्टी इसकी उसकी, तो इसके मतलब आपकी पुलिस फेल है। फिर अगर ये सब चीज इतना कुछ किया तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया, कार्रवाई क्यों नहीं की? इसके मतलब आप चैनल पे खड़े होकर और राष्ट्रीय चैनल पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। अगर इतना सब कुछ हुआ होता तो एनआईए है, पुलिस है, सिस्टम है देश के अंदर में, इसके मतलब आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसके मतलब कोई बात थी नहीं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। एक बात और, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, अगर छात्र बोलेंगे तो उनको आप कह दोगे टुकड़े टुकड़े गैंग कह दोगे, किसान अगर आपके खिलाफ बोलेगा तो आप कह दोगे खालिस्तानी पाकिस्तानी कपड़े से पहचाने जाते हैं, अगर समाज का प्रबुद्ध वर्ग आपके खिलाफ बोलेगा तो बोलोगे अर्बन नक्सलवाद या अर्बन नक्सल हो गया। अरे भैया आप किसको बख्शते किसको? अगर कोई राजनीतिक दल आपके खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर आपकी एजेंसियां छोड़ देते हो आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर में लोकतंत्र का सम्मान करते कि नहीं करते? जनता अपनी बात कहेगी तो आप उसको, जनता की बात को भी झुठलाने के लिए, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। चैनल पे कुछ भी बोल देंगे, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अरे जो आपकी जिम्मेदारी हो आपने किया क्या? आपने जो वादे किए थे आपने पूरे कर दिए क्या? किसानों की इनकम दुगनी हो गई क्या? क्या यहाँ पे रोजगार मिल गया सबको? महंगाई तो मैंने बता दिया, टमाटर क्या भाव मिल रहा है, 20 रुपए का 120 रुपए हो गया, जिसपे आप बोलने को तैयार नहीं। दाल 200 रुपए के करीब पहुंच गई, तेल यहाँ 200 रुपए के करीब पहुंच गया। आम आदमी को आप यहाँ पे डाटा दिखा दोगे कि देखिए इन्फ्लेशन रेट क्या है यहाँ पे? आम आदमी जब झोला लेके घर से निकलता है और 500 रुपए लेके जाता है तो सब्जी तक नहीं खरीद पाता है, वो बिना सब्जी के घर लौट के आ जाता है। 500 रुपए में वो अपने घर की परिवार की सब्जी नहीं खरीद सकता। ये हालत, ये महंगाई है देश की, जिसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। आप उनके घर में जाके झांको और कैमरे से झांको जाके, आप दूसरों के झांकते, आप विपक्ष के घरों में झांकते घूम रहे हो ना, आप जनता घरों में झांकिए कि किस तरह से चूल्हा नहीं जल रहा है। 1100 रुपए के ऊपर सिलेंडर हो चुका है, जो लोग अपने घर में ऑक्सीजन यहाँ पे गैस नहीं जला पा रहे हैं, दोबारा से ईंधन पे आ गए, अपने लकड़ी से अपना खाना बना रहे हैं। कभी आपने जानने की कोशिश की कि आपने क्या रिटर्न में दिया उनको? उन्होंने तो आपको पूरा आपको झोला भर के वोट दिया, आपने रिटर्न में क्या दिया उनको? बेरोजगारी, महंगाई, बेकारी, परेशानी, चिंता। जो बेचारे अपने घर में रात में नींद नहीं आती कि बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चा तो बच्चा, बाप भी बेरोजगार है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, इस देश के पसमानदा मुसलमान या मुसलमानों पर वाकई इतना जुल्म हो रहा है तो छोड़ दीजिए ना, मुसलमान भी तो रोटी खा रहा है, वो खुद निर्णय लेगा। आतिफ साहब, क्या इस बार बीजेपी को वोट देंगे? मुसलमान भी तो रोटी खा रहा है, उसको खुद ही निर्णय करने दीजिए ना। आप ही बताएंगे क्या उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया जी से, बताइए आपने, अरे अनुराग भदौरिया जी आपको वोट दिया है, वोट ये सवाल दिया है, अरे प्रभु अभी तक वोट आपको दिया है, तो बताइए आपने राज्यसभा सांसद कितने भेजे? बताइए आपने विधान परिषद कितने भेजे? बताइए आपने पसमानदा मुसलमानों को कौन? अरे मैं देखिए अंजना जी आपके चैनल से सवाल पूछ लेता हूं, आप बता दीजिए पसमानदा मुसलमानों की जातियां कौन कौन सी हैं? पसमानदा मुसलमानों की जातियां कौन कौन सी हैं? पसमानदा मुसलमानों की जातियों के बारे में भी नहीं मालूम होगा इनको कि कौन कौन सी जातियां हैं, कौन कौन सी कहाँ रहती हैं। और ये उन पसमानदा मुसलमानों के हितों की बात कर रहे हैं। मैं फिर आपसे ये बात कर रहा हूँ, हमारा मुद्दा आलू प्याज टमाटर नहीं है साहब। अच्छा, हमारा मुद्दा हिस्सेदारी है, हमारा मुद्दा हिस्सेदारी है, राजनीतिक हिस्सेदारी है। हंसना नहीं चाहिए, वो पसमानदा मुस्लिमों की तकलीफ बता रहे हैं। मैं पसमानदा मुसलमानों की हिस्सेदारी है, उनका रोजगार है, उनका स्वास्थ्य है। आप जब पसमानदा मुसलमानों का अगर वास्तव में उत्थान चाहते हैं तो उनको विधान परिषद में भेजिए। आप देखिए लोकसभा जीतकर कोई भी आ जाएगा, बताइए आप राज्यसभा कितने लोगों को भेजेंगे?
बताइए आप विधान परिषद कितने लोगों को भेजेंगे, आयोगों में, बोर्डों में। अभी आपने कर्नाटका में सरकार बनाई है, कर्नाटका में मंत्री बनाए, कितने पसमानदा मुसलमान मंत्री बना दिए। हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने आपके सामने पेश किया, वोट दिया कि नहीं दिया। कर्नाटका में ये तो स्वीकार करेंगे ना कांग्रेस के नेता कि कांग्रेस में एक तरफा वोट कर्नाटका में मुसलमानों ने दिया है, तो बताइए कितने पसमानदा मुसलमान आपने वहां से मंत्री बनाए। ठीक है, वो बात वही घूम रही है संजय जी। लेकिन क्या इसकी वजह से पसमानदा मुस्लिम अगर इतना बड़ा हिस्सा वाकई बीजेपी की तरफ आ जाता है तब तो मतलब ये ऐतिहासिक हो जाएगा। लेकिन क्या हम ये माने कि आतिफ साहब, चूंकि वो कई पदों पर भी रहे हैं, थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकते हैं, लेकिन जो पसमानदा मुस्लिम है उसके मन में बीजेपी के लिए शक ज्यादा बलवान साबित होगा 24 में? देखिए, एक बार बार बात हो रही है कि आपने कितने लोगों को राज्यसभा भेजा, कितने लोगों को विधान परिषद भेजा। मुझे लगता है कि ये अंत नहीं है। अगर किसी पार्टी ने एक को भेज दिया होता तो सवाल आज यहां पूछा गया होता कि आपने एक को भेजा। तो ये मुझे लग रहा है सारी कवायद में बीजेपी ने जिस बात की पहल की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी स्थिति दूसरे जो अपर क्लास मुस्लिम है उससे स्थिति खराब नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो सारी कवायद हो रही है ये कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ये कोशिश हो रही है कि बीजेपी को लगातार जो तमाम चुनाव में जो हमने देखा, चाहे राज्यों के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, बीजेपी को मुस्लिम मतदाताओं का वोट नहीं मिलता। तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी जो उनका एक तरह से स्टेटमेंट है सबका साथ सबका विकास, और बीजेपी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति छिपी है और इस राजनीति की एक थोड़ी सी झलक आपको इस डिबेट में भी सुनाई पड़ रही है। प्रेम जी, देखिए, अंतिम व्यक्ति का कल्याण अगर राजनीति के माध्यम से हो तो हम क्यों ना राजनीति करें। हम जो है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा, जो सबसे अधिक शोषित पीड़ित है, जिसको उसका समाज ठग रहा है और समाज का वोट लेने वाले ठग रहे हैं, तो करेंगे उनकी क्या आवाज उनके तो लिए? उठाएंगे ना। क्या करेंगे? हम उनका आरक्षण कल्याण देंगे करेंगे, उनको, आरक्षण कल्याण देंगे करेंगे उनका, या टिकट upliftment देंगे, क्या करेंगे? करेंगे upliftment क्या? करेंगे, समग्रता में कल्याण करेंगे, समग्रता में कल्याण करेंगे हम उनका। एक लाइन का सिर्फ देखिए, खत्म होता है। बीजेपी या आदरणीय मोदी जी के अंतिम व्यक्ति का मतलब है कि जो 603वें नंबर पे था दुनिया में, उसको पहले नंबर पे ला दिया। हमारे साहब के मित्र जो गुजरात वाले हैं, अच्छा। वो 603वें नंबर पे थे, अंतिम थे, उनको पहले नंबर पे ला दिया। लक्ष्य पूरा हुआ, यही उनका अंतिम व्यक्ति का मदद करना था। जनता पार्टी की इस सब बातों से साफ पता चल गया है कि उन्होंने मन बना लिया है कि हम 2024 हार रहे हैं, इसलिए अब वो इधर उधर भटकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता एक जगह अटक गई है, जनता अटक गई है, जनता ने तय कर लिया है, संपूर्ण जनता ने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तानियों ने तय कर लिया है कि ये सरकार झूठी है, ये सरकार झूठे वादे करती है, इस सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकना है। ये मेरी बात नहीं है, ये देश की जनता ने तय किया। ये कुछ भी कर लें, चाहे क्या कुछ भी। मुस्लिम वोटर पसमानदा इतना बड़ा, अगर ओबीसी पसमानदा सब मिला ले, इस बार बीजेपी को वोट कर देंगे? देखिए, इतना बड़ा मुझे नहीं और उम्मीद लगता। क्या है, क्या करेंगे? मुझे नहीं बीजेपी लगता। क्या करेगी? देखिए, 75 साल से जो जहर घोला जा रहा है, जो मजहब का चश्मा लगा रखा है, वो इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दोस्ती का हाथ पसमानदा मुसलमान की तरफ बढ़ाया है, पसमानदा मुसलमान आने वाले चुनाव में जरूर वोट करते हुए ये जरूर सोचेगा कि कौन हमें रोजगार दे रहा है, कौन स्वास्थ्य दे रहा है, कौन शिक्षा दे रहा है, कौन हिस्सेदारी दे रहा है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में मामला कुछ बंधेगा क्या? 8 मैक्सिमम 9% मिला था, 8% पे वापस गिरा 19 में, क्या वापस 1-2% बढ़ सकता है? मुझे लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं के मन में ये एक मिनट के लिए सोच तो शायद आ सकती है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जब व्यक्ति वोट देने जाता है उसके मन में कई मुद्दे होते हैं और वोट एक होता है। मुद्दे उसके दिमाग में आएंगे और जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है वोट देने में एक बड़ा मुद्दा नहीं होने वाला है मुस्लिम मतदाताओं के बीच में। और बीजेपी लाख कोशिश कर ले, मुझे 2024 के चुनाव में तो बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं के बीच में अपनी पैठ बनाती हुई दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, एक आगे बढ़ने से पहले प्रेम जी एक जल्दी से एक कमेंट आपका, यूसीसी पर क्या स्टैंड है? आप चाहते हैं यूसीसी आए आज मिस्टर आतिफ, हाँ या ना? बिल्कुल आना चाहिए। यूसीसी हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है। यूसीसी जो संविधान, जो इस देश को संविधान से चलना चाहिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है जो यूसीसी में मान रही है कि आप मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए से ला रहे हैं। एक तरफ यूसीसी की बात करेंगे, दूसरी तरफ पसमानदा, आपको लगता है मुस्लिम विश्वास करेगा? देखिए, यूसीसी के बारे में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यूसीसी लगभग लागू है, सिर्फ इनहेरिटेंस बाकी रह गया, मैरिज बाकी रह गया। तब भी विरोध कौन कर रहा था? विरोध कर रहे थे जो जिन्ना के साथी थे संविधान सभा की बहस में, और वो पाकिस्तान चले गए।
हुसैन इमाम जो है, जो सबसे अधिक संविधान सभा में खड़े होकर यूसीसी का विरोध कर रहे थे, वो पाकिस्तान चले गए। आज भी पाकिस्तान परस्त शक्तियां ही यूसीसी का विरोध कर रही हैं। जो केएम मुंशी की तरह लोग, जो कांग्रेस के असली राष्ट्रवादी थे, करना पड़ेगा। पीएससी में इतना ही आज के लिए, लेकिन अब मुस्लिम और उसमें भी पसमानदा मुस्लिम किस तरफ जाता है, 24 में रहेगी नजर। काउंटडाउन पीएससी पर हर सप्ताह आप देखते रहेंगे। देखते रहिए आज तक।